हालांकि आज ओवैसी के बयान पर कांग्रेस के नेताओं का कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि आज कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी से ईडी की तीसरे राउंड की पूछताछ करने वाली टीम की वजह से ज्यादा बिजी थे और सुप्रीम कोर्ट में ईडी के अधिकारों में कटौती की पिटीशन पर फैसला आना था, इसकी उन्हें चिंता थी। इसीलिए कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं की नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर थी और ईडी के दफ्तर पर थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद थी कि आज ईडी की पावर को कम कर दिया जाएगा, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की पावर्स में कटौती करने की पिटीशन फाइल करने वालों को आज मायूस लौटना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा कि इकोनॉमिक क्राइम जैसे हवाला के जरिए लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी रकम की हेराफेरी करने वालों पर ईडी को एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। ईडी आरोपी के ठिकानों पर रेड मार सकती है, सर्च ऑपरेशन चला सकती है, संपत्ति जब्त कर सकती है, आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से आतंकवाद और ड्रग्स की तस्करी जैसे अपराधों को भी बढ़ावा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए को वैध ठहराया। असल में पीएमएलए और ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 250 अर्जियां दाखिल की गई थी। इसमें पीएमएलए के कुछ सेक्शंस को चैलेंज किया गया था। ईडी के जब्ती, जुर्माने और गिरफ्तारी के अधिकार पर सवाल उठाए गए थे। इन याचिकाओं में ईडी के गिरफ्तार करने के बाद जमानत की सख्त शर्तों को भी चैलेंज किया गया था। इन सभी याचिकाओं पर जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश कुमार और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि ईडी को दिए गए अधिकार कानूनी तौर पर सही हैं। पीएमएलए के तहत गिरफ्तार लोगों की जमानत के लिए कानून में जो 2 सख्त शर्तें लगाई गई हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईडी के छापे मारने और गिरफ्तारी के अधिकार को चुनौती देने के साथ साथ अदालत से यह भी गुजारिश की गई थी कि ईडी किसी की गिरफ्तारी के बाद उसे गिरफ्तारी की रिपोर्ट नहीं देती। यह संविधान के तहत मिले अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी को गिरफ्तार करने पर जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करता है वो कोई एफआईआर नहीं है, इसलिए उसकी कॉपी आरोपी को मुहैया कराना जरूरी नहीं है। उसे गिरफ्तारी के वक्त बस यह बताया जाना पर्याप्त होगा कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के गिरफ्तार करने के बाद जमानत की 2 शर्तें पूरी करनी होंगी, सरकारी वकील को सुनना होगा और आरोपी को यह साबित करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया। इन सब बातों को सही बताया। हालांकि अदालत ने ईडी की इंडिपेंडेंटली जांच करने के अधिकार की मांग को खारिज कर दिया। कहा कि जिन मामलों में सीबीआई या कोई और एजेंसी पहले से जांच कर रही होगी उन्हीं मामलों में ईडी अपनी जांच कर सकेगा। इस फैसले पर सबसे पहला रिएक्शन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आया। गहलोत ने ट्विटर पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है। देश में ईडी ने आतंक मचा रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी का दुरुपयोग और बढ़ जाएगा। गहलोत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परेशान है और परेशान क्यों है इसकी वजह भी समझ लीजिए। आज सोनिया गांधी को ईडी ने तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया था। सोनिया ईडी के दफ्तर पहुंचती इससे पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने मीडिया से बात की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत भी थे। उस वक्त गहलोत ने कहा था कि ईडी अब सरकारें गिराने का हथियार बन गया है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट को यह सब दिखाई देगा। ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है, तो क्यों नहीं इसके लिए जल्दी फैसला हो। ये सीआरपीसी का प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई ही ज्यादा पावर मिली हुई है। इनकम टैक्स जाता है वहां चले जाते हैं लोग। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है बड़े रूप के अंदर, जो महाराष्ट्र में देखा भी आपने। सरकारें गिराने का काम तो कर सकते ईडी,
पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती है। 28 दिन से वहां मंत्रिमंडल नहीं बना है, खाली सीएम और डिप्टी सीएम वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये क्या इंगित करता है, डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है, आप लोग सोच सकते हो। अशोक गहलोत की सारी बातें नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ के रेफरेंस में कह रहे थे। जिस वक्त इस केस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा था, उस वक्त ईडी के दफ्तर में सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही थी और ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह कि अब तक तो इस मामले में सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे थे, सिर्फ कांग्रेस के नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा दिखाई दिए। वो भी बोले। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ईडी तो बीजेपी का हथियार है, एजेंसी को सरकार ने वेपन बना लिया है, लेकिन जनता सब देख रही है, कांग्रेस इस लड़ाई को लीगली भी लड़ेगी और पॉलिटिकली भी लड़ेगी। तो ये तो बुलाएंगे ही, सबको तंग करने का इनका तरीका है। ये टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है, ईडी का टूल है। ईडी टूल है बीजेपी के जो पॉलिटिकल जो बॉसेस है उनके डायरेक्शन पे इन्फोर्स होती है। कल राहुल जी को भी डिटेन कर लिया गया था। या राहुल को क्या, महिलाओं को, सबको, मतलब कि वो बिल्कुल बेकार तरह मतलब घसीट के, कोई सुरक्षित तरीका नहीं है। किसी के बाल पूट रहे हैं, किसी का गलत कर रहे हैं। जो भी प्रशासन कर रही है वो खाली बीजेपी के कहने पर कर रही है, नहीं तो इस तरीके का हमने कभी देखा नहीं है जो माहौल है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि गलत हो रहा है, पूरा देश देख रहा है, इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। जो मामला ये है, ये कोर्ट में भी है, ये लीगल तरीके से भी देखा जा सकता था, पर इनको चाहिए कि लोगों की आवाज दबे और जो ऑपोजिशन लीडर इनके नाकामियों के बारे में बात करते हैं, तो उनकी आवाज दबाने का यही तरीका है। जितने भी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाएगा, गलत इस्तेमाल किया जाएगा। एक पुरानी कहावत है, सूप तो सूप, छलनी भी बोले, जिसमें 100 छेद। आज सोनिया गांधी पूछताछ के तीसरे दिन कांग्रेस ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के मना करने के बावजूद प्रोटेस्ट मार्च निकाला, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ऑफिस में भी प्रोटेस्ट हुआ और संसद से भी कांग्रेस के नेताओं ने प्रोटेस्ट मार्च किया, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया, हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया, जहां सोनिया गांधी से पूछताछ खत्म होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ईडी जांच के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में ट्रेन रोक दी, नागपुर में हंगामा किया। वहीं अयोध्या में कांग्रेस के नेताओं ने धरना देकर विरोध जताया और कहा वो सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का दुख आज सड़कों पर भी दिखाई दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो चाहते ही नहीं है कि करोड़ों की अवैध कमाई का हिसाब देना पड़े, इसीलिए वो ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अपने प्रदर्शन को सत्याग्रह कह रही है, लेकिन नड्डा ने इसे दुराग्रह बताया। यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना यह किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। कानून में सारे प्रावधान हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। सोनिया गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस वाले सोनिया को महारानी और राहुल गांधी को युवराज समझते हैं, लेकिन
कानून की नजर में सब बराबर हैं। वो महारानी जो है, महारानी और युवराजा को जो रेगुलर तरीके से इंक्वायरी हो रहा है, हम इंक्वायरी नहीं फेस करना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? इंक्वायरी हो जाए, देश में कानून है। सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, नहीं गए थे ये लोग? ट्रिब्यूनल में गए थे, नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट पे इनको रिजेक्ट किया है, नहीं किया है? इसके बावजूद भी अगर इंक्वायरी होता है तो इतना बवाल करने का कोशिश करता है, इतना अननेसेसरली एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर करने का कोशिश करता है। शांति से अगर आप इंक्वायरी फेस करते, ये सिर्फ और सिर्फ जो इंक्वायरी हो रहा है महारानी और युवराजा का, ये प्रॉब्लम है। और ये जो लोग बात करते हैं राजा महाराजा वैसा वैसा, इनके इसमें अगर इनको प्रजा प्रभुत्व में, डेमोक्रेसी में थोड़ी भी विश्वास है तो वो अपने संगठन में, पार्टी में चुनाव करने दो, जब पता चलेगा। मैंने वो जमाना देखा है जब पॉलिटिकली पावरफुल लोग और पॉलिटिकली कनेक्टेड ताकतवर लोग ये मानकर हेराफेरी करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे कि उन्हें कौन रोक सकता है। और वाकई में उनका जलवा था। कोई ना उन्हें रोक सकता था, ना कोई उन पर एक्शन लेने की हिम्मत कर सकता था। पर नरेंद्र मोदी ने इसे बदल दिया। अब कोई कितना भी पावरफुल हो, कितना भी पॉलिटिकली कनेक्टेड हो, अगर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व होगा तो बचना मुश्किल है। इसीलिए पिछले कुछ साल में ऐसे केसेस की संख्या तेजी से बढ़ी है और फिगर्स हैरान करने वाली हैं। जब से मोदी की सरकार आई है उसके बाद 8 साल में ईडी ने 3000 से ज्यादा जगहों पर रेड्स की हैं और 99,356 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। जी हां, पिछले 8 साल में ईडी ने करीब 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। जबकि 2004 से लेकर 2014 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त ईडी ने 113 जगह रेड की थी और करीब 5000 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। मैंने आपको फिगर्स बता दिए, ये सरकारी आंकड़े हैं। इन फिगर्स की इंटरप्रिटेशन 2 तरह से हो सकती है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि सरकार ने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई, इसलिए धड़ाधड़ एक्शन हुआ, कोई किसी को बचा नहीं सकता, इसलिए लोग पकड़े जा रहे हैं। जबकि विरोधी दल इसी आंकड़े दिखाकर यह कह रहे हैं कि मोदी सरकार विरोधियों को परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।